नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आज से प्रशासनिक सुधारों पर 2 दिन का क्षेत्रीय सम्मेलन होगा शुरू। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर प्रशासनिक सुधार कर शासन और लोगों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना। ये सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी राज्यों के क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। देश भर से 300 से अधिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग लेने की संभावना। नई दिल्ली में चल रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आज दूसरा और अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन में गृह सचिव, डिप्टी एनएसए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा सीएपीएफ के पुलिस प्रमुख ले रहे हैं हिस्सा। गृह मंत्री ने आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। गृह मंत्री आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वाराणसी जिला जज की अदालत में आज श्रृंगार गौरी पूजन मामले की मेरिट के आधार पर सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम पक्ष जहां इस मामले को खारिज करने की मांग करता रहा, वहीं हिंदू पक्ष ने सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 2 और 5 के तहत बहस की थी। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव की मृत्यु हो जाने के कारण मामले में आज की तारीख है। मुस्लिम पक्ष इस मामले में कोर्ट में अपना वकील तय करेगा, जिसके बाद ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कल लश्कर का एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि आतंकी पुलिसकर्मी से राइफल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि अरनिया सेक्टर के टोफ गांव में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियार बरामद करने के अभियान के दौरान ये घटना घटी। जम्मू क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने कहा कि उसका संबंध लश्कर और अल बद्र आतंकी ग्रुप से था। पुलिस उसे हथियार बरामदगी के लिए बॉर्डर पर ले गई, जहां उसने भागने की कोशिश की। गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को लेकर मीडिया में आई खबरों पर रुख साफ किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को EWS फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। मंत्रालय ने साथ में यह भी कहा कि रोहिंग्या वर्तमान स्थान मदनपुर खादर के कंचन कुंज पर बने रहेंगे, क्योंकि मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ अवैध विदेशियों के निर्वासन का मामला उठा चुका है। गृह मंत्रालय के अनुसार अवैध विदेशियों के कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में उन्हें रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया। उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं। रोहिंग्या मसले पर बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि वो देश की सुरक्षा को बाधित करते हैं, जबकि मोदी सरकार की स्पष्ट नीति है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं। सरकार ने महत्वाकांक्षी चीता परियोजना शुरू करने का फैसला किया। इसका लक्ष्य भारत में चीते से संबंधित ऐतिहासिक रेंज में इसकी प्रजातियों को फिर से बसाना है। वन्य प्रजातियों, विशेष रूप से चीते को फिर से बसाने की परियोजना अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के दिशा निर्देशों के अनुसार शुरू की गई। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि बीमारियों की जांच, अन्य जीवों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाने ले जाने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने और लागू करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में अफ्रीकी चीतों के मार्ग में फंसे होने की खबरें निराधार हैं। वित्त मंत्रालय में अपर सचिव सज्जन सिंह यादव द्वारा लिखित भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विमोचन किया। पुस्तक में लेखक ने भारत की संपूर्ण वैक्सीन यात्रा को रेखांकित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की उपलब्धि उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत दुनिया भर में वैक्सीन में एक अकेला योगदान करता है।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का चौथा चरण कल से शुरू हो गया। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 14,90,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया। ये देश में दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET के आयोजन में आने वाली दिक्कतों को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग से संबंधित नियमों में कोई बदलाव नहीं किया। ऐसे खबरें आई कि अब से 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा। रेलवे ने ऐसी समाचार सामग्री और मीडिया रिपोर्टों को भ्रामक बताया। रेल मंत्रालय ने कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में ले जाया जाएगा, हालांकि अलग बर्थ या सीट नहीं दी जाएगी। यदि 5 वर्ष कम से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ सीट की मांग की जाती है तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर। इस अवसर पर अयोध्या में छोटे बच्चों के लिए राम और कृष्ण की प्रतिमा के साथ साथ ये कृष्ण लिखे हुए कपड़े खूब बिक रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए मुख्य कृषि फसलों के उत्पादन के चतुर्थ अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। इसमें खाद्यान्नों का 31 करोड़ 57 लाख टन रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है, जो 2021-22 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 50 लाख टन अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न की तुलना में 2.5 करोड़ टन से अधिक चावल, मक्का, चना, दलहन, रैपसीड एवं सरसों, तिलहन और गन्ना का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानित रहा। कृषि मंत्री ने कहा कि इतनी फसलों का यह रिकॉर्ड उत्पादन केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों के साथ ही किसानों के अथक परिश्रम और वैज्ञानिकों की मेहनत दर्शाता है। दूरसंचार सेवाएं देने वाली प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल ने देश में यथाशीघ्र 5G सेवाएं शुरू करने के लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हाल ही में संपन्न नीलामी में खरीदे 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को करीबन 8,312 करोड़ रुपए का भुगतान किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर उसे 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ करने को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बैंकों को 3 लाख रुपए तक के अल्प अवधि कृषि ऋण प्रदान करने के लिए करीबन 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव जो था उसको मंजूरी दी। बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी कम होने के कारण अधिकांश बैंक डिपॉजिट को बढ़ावा देने के लिए अपनी जमा दरों में वृद्धि कर रहे हैं ताकि बढ़ते क्रेडिट ऑफटेक का समर्थन किया जा सके। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए ब्रांड यूपी पर फोकस किया जा रहा है। यूपी सरकार ने हाल ही में चयनित सलाहकार कंपनी डेलाइट इंडिया के प्रतिनिधियों को अपेक्षित सहयोग करने के लिए हर विभाग में नोडल 1 अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में 16 कोयला खानों की नीलामी के सफल बोलीदाताओं की बैठक की अध्यक्षता की। प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक सुधार किए गए। ये कोयला खाने 7 राज्यों में फैली हुई हैं। साथ ही कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि सभी खानों के संचालित होने के बाद 32,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना। उन्होंने ये भी बताया कि जून 2020 में वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू होने के बाद 43 कोयला खानों की नीलामी की जा चुकी है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह भी संभावना जताई कि 2030 तक कोयले की मांग में 1.5 अरब टन का इजाफा होने की संभावना। भारत टैबलेट बाजार में साल दर साल 68% और 5G टैबलेट शिपमेंट में 71% की वृद्धि हुई है। बुधवार को एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम।
पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। काबुल के खैर खाना इलाके की मस्जिद में हुए बम धमाके में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से अधिक घायल। धमाके में मस्जिद के इमाम के भी मारे जाने की खबर है। धमाका काबुल की खैर खाना इलाके की मस्जिद में शाम के वक्त हुआ। धमाके के पीछे इस्लामिक स्टेट खोरासान का हाथ होने की बात सामने आई। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना ने अपना अभियान तेज कर दिया। एक आवासीय जिले में रूसी गोलीबारी में 7 लोग मारे गए जबकि 13 लोग घायल हुए। क्षेत्रीय गवर्नर ओले सिनोहबोव ने भी हमले की पुष्टि करते हुए रूस की निंदा की। गौरतलब है कि रूस के आक्रमण का बड़ा हिस्सा अब दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन पर केंद्रित है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने खार्किव में रूसी हमले की निंदा की। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमले का कोई औचित्य नहीं था और ये हमलावर की शक्तिहीनता को दर्शाता है। उन्होंने रूस को फिर से चेतावनी देते हुए ये कहा कि इस हमले के लिए हम रूस को माफ नहीं करेंगे, हम बदला लेंगे। यूक्रेन के सबसे बड़े जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमलों के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस से बिना किसी शर्त के संयंत्र से हटने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन IAEA द्वारा उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। रूसी सेना ने मार्च में यूक्रेन के साथ अपने संघर्ष के शुरुआती चरणों के दौरान ही संयंत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी भी यूक्रेनी वैज्ञानिकों द्वारा इसको चलाया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन से जारी संघर्ष के दौरान जब्त किए गए यूक्रेनी सेना के उपकरणों को प्रदर्शित किया। मॉस्को क्षेत्र के पैट्रियट प्रदर्शनी केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक एक्सपो आर्मी 2022 के हिस्से के रूप में बख्तरबंद कर्मियों के वाहक सहित जो उपकरण थे उन्हें प्रदर्शित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने म्यांमार के अपने दौरे पर जुंटा नेताओं से मुलाकात की। इस मौके पर देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू की से मिलने और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग भी की गई। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत नॉलिन हेजर ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जुंटा नेता मिन आंग हलाइंग से म्यांमार की स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक 4 बड़े नेताओं को फांसी से लटकाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह के कार्यों को रोका जाना चाहिए। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे विश्व में आर्थिक संकट बना हुआ है, जिसके चलते कई देशों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। श्रीलंका के बाद अब अर्जेंटीना में महंगाई के खिलाफ लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए। हजारों श्रमिकों, यूनियंस और वामपंथी आंदोलनकारियों ने ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज से महंगाई के अनुरूप व्यापक वेतन वृद्धि का समर्थन करने और सामाजिक सब्सिडी बढ़ाने की मांग की। वर्षों के कटु रिश्तों के बाद इजराइल और तुर्की ने ऐलान किया कि वे पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर रहे हैं। इजराइल और तुर्की के नेताओं ने यह भी ऐलान किया कि जल्द ही दोनों देश एक दूसरे के यहां अपने राजदूतों की तैनाती करेंगे। इजराइल के अंतरिम प्रधानमंत्री यायर लैपिड ने एक बयान में कहा कि तुर्की के साथ संबंधों की बहाली क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम। ये इजराइल के नागरिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। हम दुनिया में इजराइल की स्थिति को मजबूत करना जारी रखेंगे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। सीरीज में KL राहुल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। भारतीय टीम का 2016 के बाद ये पहला जिम्बाब्वे का दौरा है। पिछले दौरे पर टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 3-0, T20 सीरीज 2-1 से यहां अपने नाम की थी। ओडिशा FC ने अपने डुरंट कप अभियान की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के खिलाफ शानदार जीत के साथ की। ओडिशा FC ने जेरी मावमिंग थांगा के पहले हाफ में दिए गए 2 गोल की मदद से बुधवार को डुरंट कप के अपने पहले मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को 6-0 से करारी शिकस्त दी।
एक अन्य मुकाबले में बेंगलुरु एफसी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले में बुधवार को जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हरा दिया। दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री और रॉय कृष्णा ने इस मुकाबले में जीत में अहम योगदान दिया। दोनों ने एक गोल कर टीम को जीत दिलाई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली। वह 40 साल की उम्र में अपना खेल जारी रखने वाले दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए। वक्त एक ब्रेक का। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। लॉर्ड्स में अपना 173वां टेस्ट मैच खेल रहे एंडरसन ने टाइगर वुड्स, सेरेना विलियम्स, टॉम ब्रेडी सहित कई महान खिलाड़ियों की सूची में बनाई जगह। कोलकाता नाइट राइडर्स ने चंद्रकांत पंडित को अपना हेड कोच नियुक्त किया। चंद्रकांत पंडित ने अपनी देखरेख में मध्य प्रदेश की टीम को रणजी चैंपियन बनाया था। आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फायदा मिला। बाबर आजम ने वनडे में पहले स्थान पर, वहीं इमामुल हक ने दूसरे स्थान पर बनाई जगह। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत बल्लेबाजों की रैंकिंग में 5वें और कप्तान रोहित शर्मा 9वें स्थान पर। गेंदबाजों में रविचंद्रन अश्विन दूसरे, जसप्रीत बुमराह चौथे स्थान पर। कोरोना महामारी की वजह से स्थगित एशियाई पैरा खेलों का आयोजन अगले साल 22 से 28 अक्टूबर तक हांगझो में किया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ संसद पुस्तकालय भवन के सभागार में दूरदर्शन का टीवी सीरियल स्वराज देखा। आने वाली फिल्म सिया के टीजर का अनावरण किया गया। निर्माता मनीष मुंद्रा के निर्देशन में ये पहली फिल्म है।
हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा और सफल सुपर हीरो फ्रेंचाइजी में से एक फिल्म क्रिश 4। इसी बीच इस फ्रेंचाइजी की चौथी क्रिश 4 को लेकर बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश 4 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पार्ट 3 खत्म हुआ था। मलयालम सुपर फिल्म लूसीफर के निर्माताओं ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उन्होंने सीरीज की दूसरी फिल्म एम पुराण पर काम शुरू किया है। गायक जुबिन नौटियाल और गायिका पायल देव द्वारा गाया गया रोमांटिक गाना बरसात हो जाए कल रिलीज हुआ। निर्देशक मणिरत्नम की ब्लॉकबस्टर फिल्म रोजा ने 30 साल पूरे कर लिए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ ए आर रहमान ने जानकारी साझा की। दिल्ली के 27 वर्षीय ऑपरेशन मैनेजर आयुष गर्ग कौन बनेगा करोड़पति 14 पर धन अमृत 75 लाख रुपए का पुरस्कार हासिल करने वाले बने पहले प्रतियोगी। फिल्म एसएस राजामौली की RRR साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक। फिल्म की तारीफ करने वालों में ब्रिटिश निर्देशक एडगर राइट का नाम भी जुड़ा। जापान में मैथमेटिशियन आनंद कुमार की बायोपिक रिलीज होगी। सुपर 30 फिल्म 23 सितंबर को 31 स्क्रीन्स पर रिलीज की जाएगी। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी नाजुक। उनकी सेहत में सुधार के लिए ऑडियो थेरेपी का भी सहारा लिया गया। उन्हें पिछले 4 दिनों से तेज बुखार है और वह कोमा में हैं। सिद्धू मूसेवाला को बर्मिंघम में ट्रिब्यूट दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स की प्री क्लोजिंग सेरेमनी में सिंगर का 295 गाना बजाया गया। अनुराग कश्यप ने अपनी एक्स वाइफ्स के साथ फोटो शेयर की। कल की कोशलिन और अमृता सिंह को अपना पिलर बताया। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ गईं। कोर्ट में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगा ईडी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला पुलिस ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संगम तट पर लेजर शो का किया आयोजन। तो एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।